योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत। कोविड-19 की जांच के लिए नव सृजित मंडलीय प्रयोगशालाओं का किया लोकार्पण। कहा, स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए हमको नए स्तर से करने होंगे प्रयास। देश में कोरोना महामारी से ठीक होने वालों की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। अब तक 5,15,385 लोग संक्रमण से हुए स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर से 55 घंटे का लगाया गया प्रतिबंध। प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को एक बार फिर आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे विचारों को साझा। लोगों से ट्वीट के माध्यम से अपने विचार भेजने का किया अनुरोध। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शनिवार को अपने सरकारी आवास पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कोविड-19 की जांच के लिए नवसृजित मंडलीय प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हम लोग बेहद चुनौती झेल रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के साथ ही बरसात के मौसम में संचारी रोग भी बढ़ने की संभावना है। कोविड-19 के संक्रमण के प्रचार पर अंकुश लगाने के साथ हमको अब बरसात जनित यानी कि संचारी रोगों को रोकना है। कोविड-19 के कारण ही हमने प्रदेश में 3 दिन लॉकडाउन का कदम उठाया है। इसके लिए भी हमने 11 व 12 जुलाई का समय लिया। इसमें सैटरडे और संडे को अवकाश रहता है। हम बिना अपने काम को प्रभावित किए इन दोनों दिनों का समय सैनिटाइजेशन और बचाव के अन्य साधन अपनाने में करेंगे। इस समय हमारे सामने एक नया चैलेंज है और वह चैलेंज है एक तरफ कोविड-19 के संक्रमण को रोकना, दूसरा बरसात के अत्यधिक बरसात को देखते हुए जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां संचारी रोग हैं, इन सभी प्रकार के संचारी रोगों को भी प्रभावी ढंग से इसकी भी रोकथाम करना और इसकी रोकथाम करने की ही जिससे हम लोगों ने आज सेकंड सैटरडे और संडे दोनों को उपयोग हमने किया, क्योंकि सरकारी कार्यालय ज्यादातर बंद होते हैं और ज्यादातर बंदी के दौरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके कि कार्यालय बंद रहेंगे, सभी लोग घर में रहेंगे। अगर हम 2 दिनों के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करके लोगों को घर में रखेंगे और स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का एक विशेष अभियान प्रदेश के अंदर चला लें। दूसरा, सर्विलांस टीम के गठन के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यापक व्यवस्था, रैपिड टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक सस्पेक्टेड केस की जांच करना और फिर कोविड हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था की गई है, वहां पर उन्हें यह व्यवस्था हम दे सकेंगे तो काफी हद तक मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमको स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए नए स्तर से प्रयास की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश व प्रदेश में अब काल, समय व परिस्थिति के अनुसार वरीयता तय की जा रही है। प्रदेश में हमने 18 मंडल में कोविड-19 की सुविधा प्रदान की है। भविष्य में हम हर जनपद में ट्रूनेट मशीन लगाकर जनपद वार कोविड का परीक्षण करेंगे। कोविड-19 और किसी प्रकार की संचारी रोग से बचाव करने के लिए भी हमें एक बृहद अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ जो एक कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ बीएसएल सेकंड की जो लेबोरेटरी कोविड-19 के जिससे आज यहाँ पर लोकार्पित की जा रही है, एक अच्छा प्रयास हुआ है। आज के दिन पर स्वास्थ्य विभाग कह सकता है कि हमारे प्रदेश के 18 के 18 कमिश्नरी में हमारे पास कोविड-19 की जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब है और हमारा प्रयास अब सेकंड फेज में होगा कि हर जनपद में हम एक टेस्टिंग लैब उपलब्ध करवाएं। यह एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। चिकित्सा शिक्षा ने पहले ही प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और हर मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है वहां पर BSL 2 और BSL 3 लेवल की जो टेस्टिंग लैब बनाने की जो कार्रवाई युद्ध स्तर पर वहां पर बन भी रही है। मैं इसके लिए इन दोनों विभागों को हृदय से साधुवाद देता हूं।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इटोलिजुमब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,15,385 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ बड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,83,407 एक्टिव केस हैं, जबकि 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 1,13,07,002 नमूनों की टेस्टिंग की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्रालय ने उन खबरों को फर्जी बताया है जिसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा कोई भी आदेश मंत्रालय ने जारी नहीं किया है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर जो आदेश की कॉपी दिखाई जा रही है वो फेक यानी कि फर्जी है। मंत्रालय ने ऐसे में लोगों को सावधान किया है कि ऐसी खबरों और अफवाहों पर भरोसा न करें। प्रदेश में 10 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन घोषित है। इस दौरान यूपी के तमाम शहरों में गलियां सूनी पड़ी हैं। सड़कें सुनसान दिख रही हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लॉकडाउन के पालन के लिए शहरों में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और पहचान पत्रों की भी जांच हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकारें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और उसकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। इस दौरान वाराणसी के हमारे संवाददाता हरिकेश गौतम ने इसका जायजा लिया। दस जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन इस समय वाराणसी में भी इसका असर दिख रहा है। केवल जो आवश्यक चीजें हैं जैसे दूध, ब्रेड, सब्जी, इसकी दुकानें जो है वो 10 बजे सुबह तक खोली गई। इसका निर्देश था। पेट्रोल पंप जैसा कि यहाँ पर हम लोग हैं ये खुला हुआ है। मेडिकल शॉप्स खुले हुए हैं और बहुत आवश्यक कार्य से ही लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। ये लॉकडाउन तो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, लेकिन लोग जो खुद कोविड-19 से लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, वो खुद एक मैसेज दे रहे हैं अपने आचरण से कि वो केवल अपने बहुत ही आवश्यक कार्य जैसे दवा अगर लेनी है या हॉस्पिटल में किसी को दिखाने जाना है तभी वो बाहर निकल रहे हैं। और सब लोग चाहते हैं कि जो ये कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो इस लॉकडाउन के माध्यम से और उनके रुकने की वजह से, घरों में रहने की वजह से वो रुके और पूरा देश इस कोविड-19 से जीते। आप लोग भी अपने घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते एक बार फिर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी सेवाएं बंद रहीं, जिनमें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं। बाजार पूरी तरह से बंद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। जगह जगह बैरिकेडिंग करके पुलिस बगैर किसी कारण के निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार की तरफ से रेलवे या हवाई यात्रा करके वापस आ रहे लोगों को अपने घरों तक जाने की छूट प्रदान की गई है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को व्यापक असर दिख रहा है। रास्तों पर सन्नाटा पसरा है और लोग लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। सोमवार की सुबह 5 बजे इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 55 घंटे के लिए फिर से प्रभावी रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसी के तहत आगरा में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। शुक्रवार की रात 10 बजे से जगह जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और पूरी तरह से आवागमन को बंद कर दिया गया। सभी बाजार पूरी तरह से बंद है, लेकिन दूध और दवा की सेवा सुचारू रूप से जारी है। जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर 500 रुपए का चालान किए जाने का एडीजी अजय आनंद ने निर्देश दिया है।
होगी आपके लिए? नहीं, कल रात्रि से 10 बजे के बाद से 13 तारीख सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के लिए निर्देशित किया गया है। तो उसी क्रम में मैं आज निकला था ज़रा देखने के लिए कि उस निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जो भी ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, किसी या अन्य आवश्यक काम से जाना है, उनको छोड़ के यहाँ के सारे लोग उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब तक ये 2 दिन की लॉकडाउन हो उसका इसी तरह पालन करेंगे तो संक्रमण की संख्या में कमी भी आएगी और जो चेन है वो उसको तोड़ने में सभी लोग सहायक होंगे। और यह मैं कहना चाहूँगा कि मास्क में भी हम नियम का परिवर्तन हुआ है। अगर लोग मास्क न पहनेंगे तो 500 रुपये का चालान उनका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और उससे पहले उन्होंने इस बारे में लोगों से ट्वीट कर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है। पीएम ने विश्वास जताया है कि देश के सभी लोग सकारात्मक बदलावों के बारे में सामूहिक रूप से प्रेरणा लेने के बारे में जानते होंगे और निश्चित रूप से उन पहलू के बारे में भी जानते होंगे जिन्होंने कई जीवन बदल दिए होंगे। कृपया उन्हें इस महीने की # मन की बात के लिए साझा करें जो 26 तारीख को होगा। मन की बात के लिए इनपुट देने के लिए कई तरीके हैं। 1800-11-7800 डायल करके एक संदेश रिकॉर्ड करें। अपने इनपुट को नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम पर साझा करें। mygov.in पर अपने विचारों को कलमबद्ध करें। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 30 सितंबर तक करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये परीक्षाएं ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित किसी भी माध्यम से कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 स्थिति के कारण किए जाने वाले पूर्व उपायों के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP तैयार की है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई भी छात्र यदि किसी वजह से अनुपस्थित रहता है तो उसे बाद में विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के स्वयंसेवी संस्थाओं से वार्ता करते हुए वाराणसी को एक निर्यात के हब के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की। इसी क्रम में वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह के विशेष प्रयासों के चलते वाराणसी के सूचीबद्ध किसानों के समूहों को सीधे अपने कृषि व खाद्य उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने का लाइसेंस कल वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के करकमलों से दिया गया। किसानों के निर्यात के लिए बनाए गए पॉसिबल कार्गो केंद्र से अब सीधे किसान अपने द्वारा पैदा किए गए कृषि उत्पादों को विदेशों में भेज सकेंगे। पूर्व में किसान दिल्ली या मुंबई स्थित निर्यातकों को पहले माल देते थे और उनके द्वारा सारा माल विदेशों को भेजा जाता था, जिससे कि सरकार द्वारा मिलने वाली छूट और प्रोत्साहन राशि का लाभ निर्यातकों को मिलता था। अब वो किसानों को सीधे मिला करेगा, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। भारत सरकार की योजना के तहत जितना भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका वैल्यू का 5% भारत सरकार वापस करती है एक्सपोर्टर को। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो जो आपका सोर्स ऑफ प्रोड्यूस है वहाँ से पोर्ट तक का एक्सपोर्ट करने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो 1 करोड़ रुपये तक का वो रिम्बर्स करती है। वो लाभ केवल एक्सपोर्टर्स को मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हमारे जो FPOs हैं उनको हम लोग ये एक्सपोर्टर्स का लाइसेंस प्रदान करने की जो कार्रवाई है वो कराएं और जिससे कि उनको ये लाभ मिल सके। सुल्तानपुर जिले में संचारी रोग नियंत्रण, स्वच्छता अभियान, पेयजल की व्यवस्था, जल भराव, फॉगिंग व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण के लिए हुई तैयारियों का जायजा लेने आए राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के महानिदेशक L वेंकटेश्वर लू ने ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं से वार्ता कर उनके सुझाव पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सुल्तानपुर के जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सुल्तानपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा बहुओं की 800 टीमें घर घर संपर्क कर कोविड-19 के साथ साथ अन्य संचारी रोगों की भी जांच कर रही हैं।
टीम के सदस्य नागरिकों को स्वच्छता व जल जनित रोगों से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। महानिदेशक ने बताया कि सुल्तानपुर जिले में कोविड-19 को नियंत्रित करने में बड़ी सफलता मिली है। जिले में अब तक संक्रमित 216 लोगों में से अब केवल 30 लोग ही संक्रमित बचे हैं, जिनका इलाज कोविड-19 हॉस्पिटल के एनआईटी में किया जा रहा है। वाटर बॉर्न डिजीज हम लोग बोलते हैं, उसके लिए विशेष हम लोग सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग बनाए हैं। उसमें हम लोग मैं अगले 2-3 दिन रहूंगा यहाँ पे, इसकी मॉनिटर करेंगे। हम लोग इस पे जो एनजीओस काम कर रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, धर्मगुरु लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, सभी लोगों को इस विशेष परिस्थितियों में मिलके ये पूरा विज्ञान को समझते हुए, विशेष रूप से जो स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल है, क्योंकि उनके पास सारा विज्ञान है, पूरी डॉक्टर्स का पूरा फौज है। मेरी जानकारी में ये भी आया था कि इन लोगों ने करीब 800 टीम्स बनाया हुआ निगरानी समिति करके, उसको गांव-गांव में घर घर में घूम के एक तरह का वहाँ पे विशेष रूप से कोविड और अन्य जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे लोगों से बातचीत भी किया जा रहा है, टेस्टिंग भी किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ सुल्तानपुर में पिछले 4 महीने में काफ़ी लोगों ने इंटेंसिवली काम किया है। हाथरस में जिला अस्पताल परिसर में विश्व जनसंख्या पखवाड़े का 3 आईएएस अधिकारियों ने शुभारंभ किया। पखवाड़े की शुरुआत राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन संजय गोयल, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन अखिलेश मिश्रा और जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर की। साथ ही अधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले के एसपी, सीएमओ सहित अन्य आला अफसर भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस को देखते हुए अब की बार भारत सरकार की तरफ से विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े के लिए आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की जिम्मेदारी थीम निश्चित की है। राहत आयुक्त ने बताया कि लोगों को पंपलेट्स, काउंसलिंग आदि कई प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक किया जाएगा। आशा व अन्य हेल्थ वर्कर्स द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 दिन के लॉकडाउन को संचारी रोग नियंत्रण व स्वच्छता के कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। देखिए, लॉकडाउन तो 2 दिन के लिए जो अनाउंस किया गया है अभी, उसका एक कारण ये है कि उसको लिंक किया गया है हमारे संचारी जो रोग नियंत्रण प्रोग्राम है और साफ़ सफाई जो हमारा स्वच्छता का जो प्रोग्राम है उससे लिंक किया गया है, ताकि जनरली जैसे सेकेंड सैटरडे होने की वजह से काफ़ी स्थान वैसे भी बंद रहते हैं, तो उसका उपयोग करके हम इसको लिंक कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में कि ये जो 2 दिन हैं इसको उपयोग करें, क्योंकि यही एक सीज़न होता है जिसमें बहुत सी और जो हमारे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हैं, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो एंसेफ्लाइटिस है, उनका भी थोड़ा सा वो अपने पैर पर फैलाते हैं। तो इन 2 दिनों को एक सघन अभियान चलाकर साफ़ सफाई पे, स्वच्छता पे हम इसको करेंगे। और चूँकि 11 जुलाई विश्व पॉपुलेशन डे कहलाता है, तो उसको ये पखवाड़े के रूप में इसको स्थिरता प्रदान करने के लिए इसको एक व्यापक प्रचार प्रसार का भी प्रोग्राम बनाया गया है। इधर आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा में लखनऊ के सीएमएस में इंटरमीडिएट में 400 में 399 नंबर हासिल करने वाले सुमित कुमार त्रिपाठी ने 99.75% के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। सुमित सीएमएस गोमती नगर के छात्र हैं और आगे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। वहीं हाई स्कूल में 99.4% प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल करने वाली आस्था सीएमएस के राजाजीपुरम ब्रांच की छात्रा हैं। छात्रों के इस शानदार कामयाबी के अवसर पर सीएमएस गोमती नगर ब्रांच में कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को सम्मानित किया गया। फीलिंग काफ़ी मिक्स्ड है, एक्साइटेड, हैप्पीनेस और मतलब ऐसे स्केयर्ड थोड़ा सा, और मतलब आगे फ्यूचर के लिए, मतलब कि फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट है, मतलब जनरली डिपेंडेंट रहता ही है। तो मुझे आगे जाके साइंटिस्ट बनना है, तो इसीलिए प्रोबेबली उसी फील्ड में कुछ करूँगा। मैं यकीन नहीं हो रहा है कि 99.25 है मेरे परसेंट, और आगे मैं अभी मेडिकल के लिए तैयारी करूँगी। उम्मीद तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो इस बार बोनस मार्किंग हुई है इसलिए, और अच्छा लग रहा है, मार्क्स अच्छे आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा घर घर में रोशनी पहुंचाने की दृढ़ संकल्पना सोनभद्र जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों तक दिखाई देने लगी है। आजादी के इतने सालों बाद अब इन पहाड़ों में रहने वाले लोग बिजली से मिलने वाली रोशनी से खुश हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से दुरूह क्षेत्र होने के कारण जहां खंबे और तार की पहुंच नहीं हो सकती थी, वहां सोलर के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।
बरसात के मौसम में रोशनी के अभाव में कभी दुश्वारियां झेल रहे यहां के लोग अब इस व्यवस्था से काफी खुश भी हैं। लोगों का मानना है कि रोशनी के अभाव में जीवन काफी कठिन था। किसी तरह मिट्टी के तेल या अन्य चीजों का इस्तेमाल करके रोशनी करनी पड़ती थी, किंतु बिजली के आने से जीवन में भी रोशनी आ गई है। हमारे जो लड़की डिबरी लाई कह देते रही 12 दिन ले सकते डर लागत डिबरी आगे न थैले छोटा छोटा बच्चा रहना हमार। अब बिजली से यह वजरार भयल बा, बहुत कुछ फायदा यह वजरार जो लड़की लड़का बच्चा कुल पढ़ना वजरार बा, पंखा उंखा चला तो तनी मनसान रहला ही है। और का में बहुत कठिनाई थी। पहले कभी लकड़ी करके वजरार, कभी मिट्टी के तेल, कभी भंगरैया के तेल लोग, कभी कभी मुसीबत में महुआ के तेल से हम लोग बत्ती और दिया जलाते थे। अब तो बहुत फायदा हुआ, उजरार है हर चीज़ से, बाल बच्चों के पढ़ने में, लिखने में, विकास में, खाना बनाने में, हर चीज़ में लाभ है। पत्थर के पुराने पड़ चुके चाक पर कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद भी कम आमदनी से बेहाल कुम्हारों को अब इलेक्ट्रॉनिक चाक से पहचान मिलने लगी है। मिर्जापुर जिले में खादी ग्रामोद्योग विभाग कार्यालय में 48 कुम्हारों को माटी कला योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया गया। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक चाक की मदद से कुम्हार मिट्टी के सामान को सुंदर और कम समय में ज्यादा बनाकर अच्छी कमाई कर सकेंगे। कुम्हारों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार माटी कला योजना के अंतर्गत कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक मुहैया करा रही है। कुम्हारों को पत्थर के चाक में अधिक मेहनत लगती थी और कम बर्तन बना पाते थे। इस चाक को चलाने में बिजली की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कुम्हार कम समय में अधिक काम कर पाएंगे। कई डिजाइनें भी मिट्टी के बर्तनों पर बना सकते हैं। कुम्हारों की परंपरागत आजीविका को बचाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जा रहा है। तो जो 1 घंटे काम करते थे और 1 घंटे के जगह 2 घंटे में उनको दूना काम करेंगे, दूना आमदनी बढ़ेगी, उनके बाल बच्चा खुशहाल होंगे, आय दूनी हो जाएगी। हाँ, यही सरकार की मंशा है और हमारी जनता की यही मंशा है। और जो उनका आदेश था कि हम आय दूना कर देंगे, तो वास्तविकता कुम्हारों के लिए जन कल्याण योजना का कार्य किया है माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने। लोगों को चाक वितरण किए हैं, निःशुल्क चाक वितरण शासन की तरफ से उनको दिया गया है, जिससे कुम्हारों को जो है अधिक से अधिक उनकी मजदूरी बढ़ सके और आय दुगनी हो सके। ये लोग पहले अपने मैनुअल चाक से काम करते थे, अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चाक से काम करेंगे। एक चाक एक परिवार जो है 4 आदमियों को रोजगार देगा, जिससे कि हम लोग जो है 200 लोगों को रोजगार से सृजित करके उसके परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 4 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में फैले विशाल टिड्डी दल ने कन्नौज जिले के ग्रामीण व शहरी इलाकों में खूब उत्पात मचाया। फसलों को बचाने के लिए किसान खेतों में थाली पीटते रहे तो कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियों के हूटर बजाकर टिड्डियों को भगाते नजर आए। जिले में विशाल टिड्डी दल के हमले को देखते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने सभी किसानों को अलर्ट करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को टिड्डी दल प्रभावित इलाकों में नुकसान के आकलन के निर्देश दे दिए हैं। वहीं किसानों ने बताया कि टिड्डी दल के हमले से उनके खेतों में खड़ी मक्का की फसल को खासा नुकसान हुआ है। जनपद इटावा और औरैया के बॉर्डर पर टिड्डियों का एक बहुत बड़ा दल जो है अजीतमल के पास सेटल हुआ था और सुबह से निकल के वो दल हमारे जो है कन्नौज शहर के ऊपर से गुजरा है। तो सामान्य जो ट्रेंड होता है टिड्डियों का कि दिन में ये कम बैठती हैं और जो हवा का रुख होता है उसके हिसाब से चलती हैं। ये बहुत बड़ा दल था, लेकिन चूंकि जब ये हमारे शहर के पास आया तो हमारी पूरी तैयारी पहले से थी। हमारे सारे कृषि विभाग के लोग, हमारे सारे ब्लॉक के पुलिस के लोग, सब लोग लगे हुए थे। तो हम लोगों ने 8-10 गाड़ियों से हुटर बजवा करके और काफ़ी आवाज़ किया और हवा का रुख भी थोड़ा सा अनुकूल था। तो टिड्डियाँ सब हमारे ज़िले से पार करके इधर हरदोई की तरफ निकल गई हैं और हरदोई के जिला प्रशासन को हमने इससे अवगत करा दिया है कि ये दल आपकी तरफ जा रहा है।
मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहां कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी तरह उत्तरी भारत के राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी के साथ वज्रपात जैसी स्थिति आ सकती है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में उत्तराखंड, बिहार और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अलीगढ़ के ITI रोड स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन रोजगार मेले में कई कंपनियों ने आवेदकों का ऑनलाइन टेस्ट लेकर उनको रोजगार दिया। क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग 996 बेरोजगार युवक युवतियों ने आवेदन किया था। सहायक निदेशक सेवायोजन ने बताया कि कोविड-19 में जिन युवाओं ने नौकरी गंवाई है या उन्होंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी है, ऐसे युवा वर्ग को नौकरी दी जाएगी। वहीं नौकरी पाने वाले युवाओं का कहना है कि इस मेले के द्वारा नौकरी पाकर वे बेहद खुश हैं। सरकार ऐसे रोजगार मेले आयोजित करती रहे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन रोजगार मेला किया जा रहा है और इसमें लगभग हमारी 1000 रिक्तियां हैं जिनके सापेक्ष भर्तियां की जाएंगी। एम्प्लॉयर को हमारे डाटा को भेज दिया गया है, वो ऑनलाइन ही उनका इंटरव्यू करेंगे। लड़कों को यहाँ उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें हमारे हेल्थ केयर, सिक्योरिटी टेक्नीशियन, टेलीकॉलर, सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर, वेल्डर, अकाउंटेंट और एडवाइज़र, इस तरह की विभिन्न तरह की पोस्टों के लिए जो है ये हम भर्तियां की जा रही हैं। क्षेत्रीय सेवा आयोजन की ओर से ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं विनती करती हूँ कि सरकार इसी तरह से मेले का आयोजन करती रहे ताकि हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो सके। क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय की तरफ से अलीगढ़ क्षेत्र में ऑनलाइन रोजगार मेला लगा हुआ था, जिसमें मैंने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने घर पर ही रहकर अपना टेस्ट दिया और टेस्ट में मैं पास हो गया, जिससे मेरा सिलेक्शन FTCP फील्ड टेक्निकल कंप्यूटर पेरिफेरल्स में हो गया। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार ऐसे ही रोज़गार मेले लगाती रहे, तो जिससे बेरोज़गार लोग जो हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा और जिससे हमारे देश की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और कोरोना को खत्म करने के लिए उन्नाव में 3 दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, मार्केट और दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि आवश्यकताओं से संबंधित प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, जिनमें मेडिकल स्टोर, बैंक, पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम और अस्पताल प्रमुख रूप से हैं। नागरिकों को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका जिला प्रशासन ने पूरा ख्याल रखा है। शहर में लोगों को वित्तीय परेशानी से दो चार न होना पड़े, इसलिए मोबाइल ATM वैन का भी इंतजाम किया गया है। ATM कर्मचारी ने बताया कि बंद के दौरान लोगों को कैश की आवश्यकता पड़ने पर कोई दिक्कत न हो, इसलिए वो हमें फोन करके अपने घर के बाहर मोबाइल ATM के वाहन को बुलाकर सुविधा का लाभ ले रहे हैं। शुक्लागंज उन्नाव के नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा शहर के प्रत्येक इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील भी कर रहा है। नगरपालिका परिषद गंगा घाट में कोविड-19 की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए 2 टैंकर सैनिटाइजेशन के तैयार किए गए हैं, जिससे नगर के सभी वार्डों में ब्लीचिंग और सोडियम हाइपोक्लोराइड मिक्स करके सैनिटाइजेशन की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। चूना और ब्लीच का छिड़काव नगरों में किया जाता है ताकि संक्रमण की गति क्षेत्र में ना फैले। और साथ ही सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि संक्रमण के प्रति सजग रहें, 2 गज की दूरी बनाए रहें और 20 सेकंड तक कहीं भी बाहर आने जाने या किसी सार्वजनिक सरफेस को छूने के बाद अपने हाथों को प्रॉपर धुलें और मास्क अनिवार्य रूप से पहन के ही निकलें। और अत्यंत आवश्यक काम न हो तो यथासंभव अपने घर पे रहें, जिससे न सिर्फ अपने परिवार को आप सुरक्षित कर सकते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत। कोविड-19 की जांच के लिए नवसृजित मंडलीय प्रयोगशालाओं का किया लोकार्पण। कहा, स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए हमको नए स्तर से करने होंगे प्रयास।
देश में कोरोना महामारी से ठीक होने वालों की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। अब तक 5,15,385 लोग संक्रमण से हुए हैं स्वस्थ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर से 55 घंटे का लगाया गया प्रतिबंध। प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को एक बार फिर आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे विचारों को साझा। लोगों से ट्वीट के माध्यम से अपने विचार भेजने का किया अनुरोध। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुना